नमस्कार, सवेरा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को उत्तर प्रदेश के कानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पीयूष जैन के घर से 180 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश जो है वो बरामद हुआ है। करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। गुरुवार से अहमदाबाद जीएसटी जो है वो छापेमारी कर रही है और इतना कैश मिला कि इनके घर पर नोट गिनने की मशीन मंगवानी पड़ी। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का, जो इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मुकेश, बेहद हैरान करने वाली ये खबर थी जब उनके घर पर छापेमारी हुई और जब तस्वीरें सामने आई तो इतना कैश था कि मशीनें मंगवानी पड़ी और कहीं ना कहीं कई सवाल उठे कि आखिर इत्र कारोबारी के पास इतना पैसा कहां से आया। देखिए अदिति, बिल्कुल अभी भी जो पीयूष जैन है उनके घर में छापेमारी चल रही है और कन्नौज में जो घर है उनका, वहां पर उनके ठिकानों पर, उनके जो पैतृक गांव में घर है वहां पर, इन तमाम जगहों पर छापेमारी चल रही है और कैश मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। जानकारी ये मिल रही कि उनके पैतृक घर से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा और मिले हैं। हालांकि अभी तक जीएसटी के अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर ये कंफर्म नहीं किया है, लेकिन ये जानकारी मिल रही कि उनके पैतृक घर की दीवारों में, फर्श में, बेड में और तहखाने में, इन तमाम जगहों पर जहां जहां खुदाई की जा रही है वहां से पैसा निकल रहा है। तो तमाम जो अलमारियां हैं उनको तोड़ने के लिए जो नकली चाबी बनाने वाले होते हैं उनको बुलाया गया है। साथ में दीवारों को तोड़ने के लिए कुछ मजदूर बुलाए गए हैं। तो वहां से अभी काफी सारा कैश और सोना और चांदी बरामद हुआ है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज की दस्तावेज बरामद हुए हैं। जो कारोबारी पीयूष जैन हैं उनको जीएसटी की धाराओं के तहत जीएसटी के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है और वो भी अभी उनकी कस्टडी में है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर और कहां कहां कितना पैसा रखा हुआ है, ये पूरा पैसा कहां से आया। इसको लेकर पीयूष जैन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर कैश को घर में रखने की जरूरत क्या थी और इतना कैश आया कहां से। क्या ये सारा पैसा कारोबार का है? अगर कारोबार का है तो सारा पैसा कैश के फॉर्म में रखने की जरूरत क्या थी? तो ये सारे सवाल उनसे किए जा रहे हैं। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो छापेमारी है वो गुरुवार से जारी है। पहले छापेमारी एक ट्रांसपोर्टर के यहाँ की गई थी जहां से 4 ट्रक जब्त किए गए थे और ये सभी ट्रक बिना जीएसटी दिए इन ट्रकों से सामान ढोया जा रहा था। उसके बाद इसी ट्रांसपोर्टर से पीयूष जैन के बारे में जानकारी मिली, क्योंकि पीयूष जैन का सामान ही जो इत्र और सुपारी होता है, जो कि वो कानपुर के तमाम जो गुटखा बनाने वाले हैं उनको सप्लाई करता है, उनके बारे में जानकारी मिली। और इसके बाद एक गुटखा बनाने के वाले का रेड हुई और पीयूष जैन की यहाँ रेड हुई और पीयूष जैन के घर में रेड से ये पता चला कि उसके पास बड़े पैमाने पर कैश रखा हुआ है। उसके घर से करीब 180 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था, जो कानपुर में घर है। उसके बाद फिर उसके पैतृक गांव और पैतृक घर में, जहां पर कन्नौज में घर है, वहां पर भी अभी छापेमारी चल रही है और लगातार ये छापेमारी जारी है और बड़े पैमाने पर कैश और सोना चांदी मिलता जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो इत्र कारोबारी पीयूष जैन आखिरकार कानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है और पीयूष जैन से जुड़े कुछ ट्रांसपोर्टरों पर भी छापेमारी चल रही है और ये जो बरामदगी है ये अभी भी जारी है। 180 करोड़ का कैश मिल चुका है। कई संपत्तियों के कागजात जो हैं वो इनके घर से बरामद हो चुके हैं। अलग अलग तहखाने मिले हैं, दीवारों में, फर्श में, जैसा कि मुकेश बता रहे हैं, हर जगह पैसे की जो बरामदगी है इनके घर से, सोना चांदी, वो भी बरामद हो रहा है। और ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं तो क्या हवाला के जरिए या चुनाव में तो इन पैसों का इस्तेमाल कहीं नहीं होना था। जांच अभी जारी है। आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यकों पर हमले की वारदातें एक के बाद एक अलग अलग राज्यों से अब आ रही हैं। पंजाब और हरियाणा में धार्मिक स्थानों पर जानबूझकर तनाव पैदा करने के मामलों में एक और मामला जुड़ गया है। क्रिसमस की रात हरियाणा के अंबाला के ऐतिहासिक चर्च होली रिडीमेर कैथोलिक चर्च में क्रिसमस से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन के बाद कुछ उपद्रवी तत्वों ने ईसा मसीह की प्रतिमा को तोड़ दिया। 1843 में बने इस चर्च में रात करीब 12:30 बजे 2 व्यक्ति घुसे हैं और उन्हें वहां पर लगी लाइटें तोड़ी हैं। ईसा मसीह की प्रतिमा भी तोड़ दी। उनकी यह हरकत वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई है। हालांकि उन दोनों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश कर रही है। अंदर ही घूमते 2 लोग हैं और तोड़वाड़ करते हैं, लाइटें तोड़ते हैं और फिर करीब जा रहे थे करीब 1:40 के आसपास। वो जो स्टैचू है, सेक्रेड हार्ट का स्टैचू, प्रभु यीशु का पवित्र हृदय का मूर्ति है, जो मेन रोड पे है, ग्लास तोड़ के, स्टैचू भी तोड़ के चले जाते हैं।
भाग जाते हैं। हमने सीसीटीवी वगैरह यहाँ पे चेक करे हैं, तो उसमें जो भी युवक नजर आ रहे हैं, शायद शरारत के उसमें किसी ने या रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हुए जो भी करा है, तो इसकी पूरी जांच करी जाएगी। जो भी कंप्लेंट हमें चर्च अथॉरिटी की तरफ से मिलेगी, संबंधित धारा में पर्चा दर्ज करा जाएगा, जांच करी जाएगी और जल्दी इनको आइडेंटिफाई करके राउंड अप करा जाएगा। उन लोगों को पकड़ने के लिए हमने प्रयास शुरू किए। 3 टीमें, एक CIU 1 के नेतृत्व में, एक CIU 2 के नेतृत्व में और एक SHO अम्बाला कैंट के नेतृत्व में हमने गठित की। CCTV फुटेज हमने हासिल कर लिए। उसमें 2 लड़के इस वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। हम उस CCTV की जो फुटेज है उसके आधार पर हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हम ऐसे तत्वों को गिरफ्तार करें। नागालैंड की बात करते हैं, जहां पर अफस्पा की वापसी के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कमेटी का गठन कर दिया है। ये कमेटी 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। नागालैंड के मौन जिले में गलत पहचान को लेकर सुरक्षा बलों की फायरिंग में 14 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही लगातार विवाद वहां पर गहरा गया है और अफस्पा की वापसी की मांग तेज हो गई है। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट यानी AFSPA हटाने की मांग के जोर पकड़ने के बीच रविवार को नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के एक ट्वीट से इन अटकलों को और हवा मिल गई। उन्होंने लिखा कि केंद्र ने नागालैंड से AFSPA को वापस लेने की मांग पर विचार के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। कमेटी 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। नागालैंड में फायरिंग करने वाले सेना के जवानों के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाएगी और उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाएगा। नागालैंड में फायरिंग में जान गंवाने वाले 14 युवाओं के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। माना जा रहा है कि ये फैसले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, उप मुख्यमंत्री यांथुंगो पैटन, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री TR जिलियांग और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के साथ 23 दिसंबर को दिल्ली में हुई बैठक के बाद लिए गए। पिछले ही हफ्ते नागालैंड विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार से उत्तर पूर्व के राज्यों से AFSPA हटाने की मांग की थी। 4 और 5 दिसंबर को नागालैंड के मोन जिले में सेना की फायरिंग में 14 निर्दोष युवाओं की मौत के बाद AFSPA हटाने की मांग जोर पकड़ चुकी है। इस फायरिंग के बाद नागालैंड में काफी विरोध प्रदर्शन हुए। न्याय होने तक सैन्य बलों के साथ पूरी तरह असहयोग की बात कही गई। कांग्रेस ने इस मसले पर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा भी मांगा। दिल्ली में अगर इस तरह की जो 14 लोग की मौत हो जाती, बम्बई में होता, कलकत्ता में होता, तो इस तरह की जो है रवैया सरकार से कभी, इस तरह की हरकत से सरकार कभी बच नहीं पाती। क्योंकि पूर्वी उत्तर भारत की बात है, तो इसलिए कोई पूरी तरीके से जो इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट डिमांड है, और डिमांड पर ही आ जाता हूं। एक तो असत्य का शहंशाह अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। नागालैंड में विरोध कर रहे संगठन इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन इस मसले पर अभी तक केंद्र चुप्पी साधे हुए है। नागालैंड के ओटिंग गांव के पीड़ित परिवार इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। सरकार ने मुआवजे का प्रस्ताव दिया, अब वो नौकरी का प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन इस सब से हमारा बेटा वापस नहीं मिलेगा, गांव को उसके युवा वापस नहीं मिलेंगे। हम चाहते हैं सरकार इस मामले में स्पष्टता बरते और हमें बताए कि हमारे बच्चे क्यों मारे गए। नागरिक समाज में काफी गुस्सा है, इसलिए इस मांग से पीछे हटना इतना आसान नहीं है, भले ही सरकार ने लोगों तक पहुंचने की कोशिश की हो। AFSPA हटाने की मांग पर केंद्र सरकार की ओर से विचार का प्रस्ताव एक स्वागत योग्य कदम है। अब देखना यह है कि विरोध करने वाले संगठन सेना के जवानों के खिलाफ सामान्य कोर्ट में केस चलाने और गृह मंत्री से माफी की मांग की अपनी मांगों से कितना पीछे हटते हैं। दिल्ली से नीता शर्मा के साथ गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
और अब आपको अलग अलग इलाकों में बर्फबारी की तस्वीरें दिखाते हैं। देश के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर अब जमकर बर्फबारी हो रही है। सिक्किम की अगर बात करें तो यहाँ पर भारी बर्फबारी हुई है और इसकी वजह से यहाँ की चांगू झील के पास कई पर्यटक फंस भी गए, जिसके बाद सेना ने बचाव अभियान शुरू किया और उसके बाद इन पर्यटकों को वहां से बचाया गया, क्योंकि बर्फबारी इतनी ज्यादा थी कि ये पर्यटक आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अधिकारियों ने ये भी जानकारी दी कि सेना ने उन्हें रात में अपने शिविर में रहने की जगह भी दी। और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी भारी बर्फबारी हो रही है। यहां पर कानून मंत्री किरण रिजिजू का काफिला भी कुछ देर के लिए फंस गया, जहां बर्फ से भरी सड़क के बीच रिजिजू अपनी गाड़ी को धक्का भी लगाते नजर आए। रिजिजू ने इन तस्वीरों को ट्वीट कर सैलानियों को ये सलाह दी है कि बैशाखी, सैला पास और नूरा नांग में भारी बर्फबारी हो रही है और वहां पर जाने से बचें। आगे चलो, अभी फ्रेश गिर रहा है। और जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारी बर्फबारी के बीच अब मौजूद जो मुगल रोड है उसको बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने भारी बर्फबारी को देखते हुए ये फैसला लिया है। इस रास्ते पर पूरी तरह से आवागमन को बंद करना पड़ा है और पूरी तरह से ये रास्ता बर्फ से ढक गया है और लगातार अभी भी यहाँ पर बर्फबारी जारी है, जिसके चलते सैलानियों को मुश्किल आ सकती है, लोगों को मुश्किल आ सकती है। उसी के चलते ये फैसला लिया गया है। और उधमपुर के लट्टी इलाके में ताजा बर्फबारी हुई है। ये बर्फबारी इतनी ज्यादा थी कि सारा इलाका बर्फ से ढक गया और ठंड भी बढ़ गई। तापमान खासा यहां पर गिर गया है। कश्मीर के कई इलाकों में रविवार को भी बर्फबारी देखने को मिली है और लोग भी इसका लुत्फ उठाते हुए नजर आए हैं। और अब आपको हिमाचल प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर नारकंडा में बर्फबारी से मौसम और सर्द हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटकों ने यहां पर बर्फबारी का लुत्फ भी उठाया। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, बर्फ का गिरना भी जो है वो जारी है और लोगों का पहुंचना भी इन इलाकों में बढ़ गया है।